राम राम। आई वेलकम यू ऑल ऑन द ई प्लेटफॉर्म ऑफ शून्य स्टडी सेंटर। जैसा आप सबको पता है कि लास्ट वीक से डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। और उस बेसिकली टेस्ट सीरीज तो 13 तारीख से लॉन्च हो चुकी थी और फर्स्ट टेस्ट अपने 18 तारीख को था। उसी टेस्ट सीरीज को जो लास्ट वीक से मतलब 19 तारीख से डेली आंसर राइटिंग उसी टेस्ट सीरीज की स्टार्ट की थी। फर्स्ट टेस्ट राजस्थान हिस्ट्री का था, उसमें डेली आंसर राइटिंग अकॉर्डिंग शेड्यूल नहीं था। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट है तब से लेकर के अपने कंटिन्यूस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। कुछ स्टूडेंट्स आए बाद में, 4-5 दिन बाद में अवेयर हुए, तब तक उनके 2 टेस्ट निकल चुके थे। उन्होंने कहा कि सर इसको वापस से हम चाहते हैं कि हिस्ट्री का भी टेस्ट साथ में हो जाए और किसी तरीके से टेस्ट सीरीज को रीलॉन्च किया जा सके, तो उस तरफ आप देखें। उनको क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को जो रीलॉन्च किया गया है, जिसमें जो हिस्ट्री के 2 टेस्ट हो चुके हैं उनका शेड्यूल भी शामिल किया गया है। मतलब कि कल से जो अपने डेली आंसर राइटिंग स्टार्ट हुई है जो लगभग 100 डेज चलेगी, तो उस 100 डेज के अंदर अपने आर एस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा। इसके साथ ही जीएस की टेस्ट सीरीज के साथ में पेपर 4 की भी एक स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी। और उस टेस्ट सीरीज में जो देखा था कि 3 पार्ट के अंदर ग्रामर को बांटा था। ग्रामर के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 ही पार्ट है। एक वोकैब का पार्ट है, दूसरा अपने वोकैब के साथ में ग्रामर जिसका समझने की बात आ जाएगी, जैसे हिंदी के अंदर संधि हो गया, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि हो गया। और इंग्लिश में तो अधिकांश भाग ग्रामर का ही है, जैसे कोई भी आर्टिकल से लेकर के अपने नरेशन तक सारे टॉपिक को अपने को समझना पड़ेगा। और उसके साथ में था राइटन कॉम्प्रिहेंशन, जिसके अंदर अपने पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज हो गया, पैराग्राफ, निबंध, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन। तो ये मोटा मोटी 3 भाग था। सोचा कि तीनों का एक एक टॉपिक डेली कवर हो और उसके बाद में वीकली उनका रिवीजन हो। फिर कई स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम प्री तो हुए काफ़ी समय हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली मेंस अपने जो पहले टेंटेटिव डेट अपने जनवरी की थी, जनवरी में हो नहीं पाया, तब तक अधिकांश बच्चों ने, अधिकांश तो नहीं लेकिन कई कई मतलब ठीक ठाक बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया था, अपने सिलेबस पूरा कर लिया था। अब उनका मेन फोकस था कि फोर्थ पेपर को जितना अच्छे से किया जा सके उतना अच्छा करना है। तो उनको ध्यान में रखते हुए, फिर उनकी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि जो अपने वोकैब है उसमें भी हिंदी इंग्लिश के 2 पार्ट ऐड किए, ग्रामर में भी हिंदी इंग्लिश के 2 पार्ट ऐड किए, और राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हिंदी इंग्लिश के 2 पार्ट डेली ऐड किए। उसके बाद में जो 6 दिन के जो अपन डेली पढ़ेंगे उनका रिवीजन टेस्ट हर संडे को, और संडे के बाद में जब 4 दिन में 2 टॉपिक कंप्लीट होंगे तो उसके बाद में वीकली जो अपने मंथली रिवीजन टेस्ट हर 4 टेस्ट के बाद में वो करने का प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। उसके बावजूद भी कई स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी जिन्होंने अपने पहले टेस्ट सीरीज नहीं दे रखी है, नहीं अटेंड कर रखी है, वो अटेंड करना चाह रहे हैं। उनकी क्वेरीज है रिलेटेड की किस तरीके से क्वेश्चन पेपर होते हैं, किस तरीके से आंसर कीज होंगी, किस तरीके से कॉपीज इवेल्यूएट होंगी, तो उन सारी कैसा आपका कंटेंट होगा, क्या चीज़ें होगी, तो वो सारी बातें डिस्कस करने के लिए आज अपन ई प्लेटफॉर्म पर जो यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं। इससे पहले भी अपने इस बारे में 1-2 वीडियो मैंने बना करके आपको बताए थे कि स्टूडेंट्स को चीज़ें सही लगी, टेस्ट सीरीज में ज्वाइन किया है। ठीक है, तो जो नई टेस्ट सीरीज ज्वाइन हुई है उसके बारे में जो अपने क्वेश्चंस हैं, जो क्वेरीज हैं, उनको डिस्कस करने के लिए अपन आज यहाँ हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने आर एस मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो उसके 5 मेन पिलर्स कौन कौन से, ठीक है, वो 5 कौन कौन से अपने स्तंभ है जिनके ऊपर जो अपने आर एस मेंस की प्रिपरेशन में सर्वाधिक जो है हेल्पफुल रहते हैं। उसमें जैसे बात करें तो सबसे पहले है क्वालिटी कंटेंट। आपके पास में कंटेंट, जो आपके नोट्स हैं, जो आप बुक है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो एकदम क्वालिटी की होनी चाहिए। उसकी क्वालिटी को चेक करने का एक ही मात्र तरीका है, आप जो नोट्स हैं उनको देखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको देखें। अगर यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके नोट्स में से आ रहे हैं या फिर उन क्वेश्चंस का 10 से 15% आपके नोट्स से बाहर से आ रहा है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन नोट्स में से 20 से 30% क्वेश्चन जो उसके बाहर से आ रहे हैं, इसका मतलब कि इस बार भी अगर यदि 10 क्वेश्चन आए तो आपके नोट्स में से 3 क्वेश्चन तो नोट्स में से नहीं आने वाले। लेकिन ये क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट पे लागू नहीं होता। जैसे ये क्राइटेरिया आपके हिस्ट्री पे लागू नहीं होगा, ये आपके पॉलिटी पर लागू नहीं होगा, ठीक है, ये ज्योग्राफी पर भी लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज्योग्राफी को तो फिर भी छोड़ दें, तो एटलीस्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ठीक है ना, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन पर ये क्राइटेरिया लागू नहीं किया जा सकता। या एथिक्स भी थोड़ा बहुत कह सकते हैं। हालांकि एथिक्स में अपना एक अच्छा कंटेंट होना ही चाहिए ताकि उनमें से क्वेश्चन बने अपने को क्वालिटी के क्वेश्चन, क्योंकि फिलोसफी में काफी डीप से क्वेश्चन बना रहे हैं। हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हिस्ट्री पॉलिटी बड़ा स्टैटिक से सब्जेक्ट है। एक जनरेशन से पहले अपने पेरेंट्स जो हिस्ट्री पढ़ रहे थे वही हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन भी वही हिस्ट्री पढ़ेगी। तो अब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और पढ़ना लिमिटेड ही होता है। तो हिस्ट्री या तो अच्छी किताब से पढ़ ली जाए या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लिया जाए। तो फिर अगर यदि उसके आसपास का कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको अटेंड कर सकते हैं।
बाकी एक-एक चीज़ की इतनी डीप में पढ़ना इम्पॉसिबल है। तो हिस्ट्री के आपके पास में जो भी अच्छे नोट्स हैं, जो भी अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रम है, विपिन चंद्र है, एनसीईआरटी है, तो उनसे आप पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू कर लें। उसके बाद में जो भी आपके पास में कंटेंट है, उसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वेरीफाई करें, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो गया, चाहे छोटे वाले सब्जेक्ट्स हो जाएगा, चाहे आपके साइंस हो जाएगा, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक बार आप टैली करें कि क्या नोट्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर यदि नहीं आ रहे हैं, तो हमारे जो नोट्स हैं एक बार आप उनको भी टैली करें। क्या इन नोट्स के बाहर से क्वेश्चन आ रहे हैं? तो आपको लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन इन नोट्स के बाहर से नहीं है। अब क्या सारे, क्योंकि अभी तक तो आपने नोट्स पढ़े नहीं थे हमारे, अब क्या सारे नोट्स आपको पढ़ने नहीं पढ़ने हैं? मैं यूजुअली शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर डेली टारगेट्स के अकॉर्डिंग। आप उनमें से कुछ-कुछ बातें पढ़िए, ठीक है ना? या पढ़ लीजिए उनमें से, या कोई भी बात आपको एक्स्ट्रा लगती है, कोई बात उसके अंदर नहीं है, तो वो बात आप अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिए। क्योंकि आप चाहे कितना ही पढ़ लें, आपने पढ़े हुए में से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपकी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएँगे। आपके पास में क्वालिटी कंटेंट तो होना ही चाहिए। क्वालिटी कंटेंट नहीं है, इसका मतलब कि आप सही डायरेक्शन में नहीं है। तो आपके पास में जो भी नोट्स हैं, मैं नहीं कह रहा कि हमारी नोट्स हैं, आपके पास में खुद के नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छी-अच्छी बुक से पढ़े हुए हो सकते हैं। एक बार अपने मटेरियल को क्रॉस चेक करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। बस इतना काम करना है। उसके बाद में आपको अगर यदि लगता है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट है कि नोट्स ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, फिर अगर यदि छोटा-मोटा कोई वैल्यूएशन की बात हो रही है, तो मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। सेकंड बात आती है, कंटेंट मस्ट बी लर्न्ड। जब मटेरियल आ जाता है आपके पास में, अच्छा मटेरियल बन चुका है, अब उस अच्छे मटेरियल को याद करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आप मटेरियल इकट्ठा करके रख लिया, आपने अच्छे से नोट्स भी बना लिए, लेकिन वो याद नहीं है, तो वो मटेरियल किस काम का? याद करने के लिए क्या होगा कि आपको उसके शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना? उसके पॉइंट नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि वो पॉइंट्स आपको एज़ इट इज़ लर्न रहे। आप 3-4 बार आप उनको रिवीजन करेंगे, शॉर्ट नोट्स, पॉइंट नोट्स बनाने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप 1 दिन, मतलब 1 वीक के अंदर एक सब्जेक्ट के आराम से 5 से 6 घंटे रोज़ाना दे कर के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और उनको रिवाइज़ भी कर सकते हो। अधिकांश लोगों ने कर लिया है, नहीं किया है तो कुछ भी की सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको अच्छे क्वालिटी के नोट्स नहीं है या आपको अच्छे से लर्न नहीं है, तो उनके आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स बना कर के उनको याद करें। आरएस मेंस 2021 में अपने जो कॉपीज़ आई हैं, उनको देखने से सीधा पता चलता है कि जिसने जितने अधिक फैक्ट लिखे हैं, उनको उतने ही अधिक मार्क्स मिले हैं। फैक्ट के अकॉर्डिंग 1/4 या 1/2 नंबर दिए गए। जितने अधिक फैक्ट लिख रहे हैं, उनको अधिक मार्क्स मिल रहे हैं। फैक्ट कहते हैं या फिर ये कहते हैं फैक्चुअल लाइन्स जो लिख रहे हैं, उतने अधिक ही मार्क्स मिल रहे हैं। तो वो पॉइंटर नोट्स में आप 4-5 बार रिवीजन करेंगे, फिर 10 लाइन पढ़ी है तो 5-6 लाइन तो दिमाग में रहेगी, 5-6 लाइन दिमाग में रहेगी तो आप आराम से आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो नोट्स के साथ-साथ में जो अपने टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं, उनको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो आराम से लर्न कर सकें, आराम से रिवीजन कर सकें और फिर आराम से एग्ज़ाम के अंदर उन सारे पॉइंट्स को जितने मैक्सिमम याद रह सकते हैं, उनको लिख सकें। याद होने के बाद में उसका पीरियोडिक रिवीजन, जैसे अपने पीक्यूआरएस की टेक्निक होती है मेमोरी एनहांसमेंट की, कि अपनी याददाश्त है जो क्षमता है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर भी उसके अंदर भी एक रिवीजन का बात है। यहाँ पर भी उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जो आप डेली लिख रहे हो, शाम को रिवाइज़ कर रहे हो, 1 वीक में जो पढ़ा, संडे को रिवाइज़ कर लें और फिर 1 मंथ का जो है वो उसको लास्ट में रिवाइज़ करें। अभी 3 से 4 महीने हैं, सिलेबस ठीक-ठाक एट लीस्ट एक बार तो हो ही चुका होगा। तो अब 5 महीने में कम से कम अपने जो भी पढ़ा है वो 3 बार रिवीजन कंप्लीट सिलेबस का होना चाहिए। आपके जो भी नोट्स हैं, आपका जो भी कंटेंट है, उसको 3 बार एग्ज़ैक्टली 100% रिवाइज़ करना है कि एक-एक लाइन आपको लर्न हो रखी है। अब एग्ज़ाम में कितना परफ़ॉर्म हो पाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अपनी तरफ से सारी चीज़ अपने को लर्न होनी चाहिए। रिवीजन के बाद में आता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आंसर राइटिंग या फिर कह दूँ सब्जेक्टिविटी, किसी भी तरह की लेखन शैली है, वो एक क्या सब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्री के अंदर पूछा जाता है, वो उसमें आंसर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। वहाँ किसने आंसर कैसा लिखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ आपके पास में या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। सब्जेक्टिव में क्या होता है, अपने क्वालिटेटिव होने के साथ-साथ में क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है। उसमें क्वेश्चन पूरा सही है, पूरा गलत होने के साथ-साथ ही वो थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा बहुत गलत भी होता है। ऑब्जेक्टिव में या तो 0 नंबर मिलता है या 1 मिलता है, अब माइनस मार्किंग है तो माइनस में मिलेगा। लेकिन अगर यदि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो उसे 0 से लेकर 5 तक कितना ही नंबर मिल सकता है। चाहे 0.25 ले लें या 5 के में से 5 ले लें या पौने 5 नंबर मिल सकते हैं। इसका मतलब वो टेस्ट क्या है, सब्जेक्टिव है। ये किस पर निर्भर करेगा कि किसके 0 आएगा, किसी के 1 आएगा, किसके 2 आएगा, किसके 3 आएगा, ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करेगा। और एग्ज़ाम में कितने व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं? एग्ज़ाम में 3 व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं। एक व्यक्ति वो जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, दूसरे आप जो आंसर लिखेंगे और तीसरा वो जो आपके आंसर को चेक करेगा।
आंसर लिखने वाले को सबसे पहले तो कॉपी चेक करने वाले की मानसिकता को थोड़ा समझना होगा। ये मानसिकता तभी समझ में आएगी जब आप अभ्यास करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन पेपर आज जो आपका क्वेश्चन सेटर है, वो इस क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछना क्या चाह रहा है। तो जितना अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम उस चीज़ के क्लोज़ होता जाएँगे और आराम से जो अपने को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इस क्वेश्चन से पूछा क्या गया है और हमें आंसर क्या लिखना है। ठीक है? जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पूछा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद में जो है विभिन्न तरीके की जो भाषा से रिलेटेड बातें हैं, जो समस्याएँ हैं, वो कौन-कौन सी समस्याओं को सामना करना पड़ा। एक विद्यार्थी उन्हें अच्छे खासे फैक्ट्स याद थे। उन्होंने जो है वो कांग्रेस के इतिहास से पहले अपना आज़ादी से पहले के कांग्रेस के अधिवेशन से शुरू किया कि उस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाषाई राज्यों की माँग को स्वीकार किया था। फिर फलाने मौके पर भी स्वीकार किया गया। फिर होम रूल आंदोलन तक से इस लेकर के वहाँ तक पहुँच गया, 4 लाइन वेस्ट किए। अब वो उनकी बात क्या है कि भई पूछा तो सीधा-सा क्वेश्चन में लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद की बात है। अब ये 5 लाइनों की जगह उस उत्तर को एक लाइन में लिखा जा सकता था कि ये जो बातें हैं मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस द्वारा विभिन्न अधिवेशनों में जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की माँग को रखा गया था। बात यहीं खत्म हो जाती है लेकिन 5 लाइन खींचा उसके बाद में उत्तर शुरू किया। उससे क्या होता है कि अपन क्वेश्चन सेटर की मानसिकता नहीं पकड़ पाते कि वास्तव में क्या पूछा गया है। ये तभी समझ में आएगा जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे या फिर क्वेश्चन सेटर से बार-बार मिलते रहेंगे, आपने ये पूछा क्या मैंने सही लिखा है? ठीक है ना? यूजुअली जितनी भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है वहाँ क्वेश्चन सेटर से आप मिल ही नहीं पाते। ठीक है ना? किसने क्वेश्चन बनाया, पेपर बनाया आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? तो उनकी मानसिकता अपन समझ नहीं पाते। इस वजह से यूजुअली क्या होता है पूछा-पूछ ही जाता है, आंसर कुछ भी लिखते हैं, हमें जो भी याद है सारा का सारा लिख के आ जाते हैं। ये तो हो गया क्वेश्चन सेटर की बात जो अपना पहला व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है। दूसरे व्यक्ति हम खुद, जो एक आंसर में लिखने वाला होता है दूसरे व्यक्ति खुद है। अपने को एक अच्छा आंसर लिखना है। कोई भी कला कोई किसी व्यक्ति द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। चाहे वो खेल हो, चाहे वो अपने एक्टिंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी आर्ट हो, वो आपको किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। जितने भी महान आर्टिस्ट बने हैं, चाहे राइटर से लेकर के क्रिकेटर तक देख लें, वो सभी सेल्फ प्रैक्टिस से बने। उन लोगों ने अपनी प्रैक्टिस की है, लेखक ने प्रैक्टिस की, अच्छे से नहीं लिखा गया, उसको काटा, उसको फाड़ा, फिर लिखा। ठीक है ना? ये लंबे समय तक प्रैक्टिस की, अंत में उसकी लेखन शैली बहुत अच्छी हो गई और वो बहुत महान लेखक बनता है। ठीक वैसे ही यही बात हर कला पर लागू होती है। अगर यदि कोई कह दे कि आपको मैं परफेक्ट क्रिकेटर बना दूँगा या परफेक्ट आर्टिस्ट बना दूँगा, तो कोई भी नहीं बना सकता। ये आपकी प्रैक्टिस ही है, जो आपकी गलतियों को क्या करेगी, बार-बार सुधारेगी और उस सुधार के साथ-साथ में आपका जो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और एक परफेक्ट आर्टिस्ट बनेंगे या फिर परफेक्ट आंसर राइटर बनेंगे। फिर तीसरा व्यक्ति आता है असेसमेंट का। पहली दोनों बातें सही होगी तो असेसमेंट वाले के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को यही पता होना चाहिए, असेसमेंट करने वाले यूजुअली सरकारी जो प्रोफेसर है वो होते हैं। पिछली बार तो एक बात भी आई थी कि मतलब सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो प्रोफेसर होते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता होना चाहिए कि वो एक गवर्नमेंट मतलब कि एक अच्छे खासे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। वो अपनी कॉपी चेक करेंगे, इसका मतलब कि वो अपने सब्जेक्ट के क्या है, एक्सपर्ट हैं। यहाँ पर अगर यदि वो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, वो आपके आंसर को देखते ही समझ जाएगा कि आपको उस विषय की समझ है या नहीं है। अगर यदि आपने बहुत छोटा-सा कुछ भी कंटेंट पढ़ा है, जैसे स्पेशली होता है 20 मार्कर सब्जेक्ट्स में, आप 2-4 लाइनें पढ़ते हो और क्वेश्चन हल्का-सा घूम के आता है, आपके पास में स्पेस ही नहीं। पहली बात तो सब्जेक्ट की समझ नहीं है, समझ होती है तो 2 लाइनें पढ़े होने से भी आप आंसर निकाल सकते हो। समझ नहीं होने से वहाँ फँस जाते हैं और आंसर राइटर जो होता है, कॉपी चेक करने वाला इवैल्यूएटर है, उत्तर को पढ़ते ही समझ जाता है कि आपको विषय की कोई समझ नहीं है और 20,000 लोग जो इस बार मेंस देंगे, उसमें से 18,000 लोगों के जो 20 मार्कर सब्जेक्ट हैं, उनमें 5 से ज़्यादा नंबर नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे? यही वजह है क्योंकि हम लोग को विषय की समझ नहीं होती। कॉपी चेक करने वाला एक्सपर्ट होता है, वो एक बात एक लाइन पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि आपको विषय की कोई समझ नहीं है, आप तुक्के उस आंसर में आपको नज़दीक-नज़दीक तक किसी भी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन तीनों व्यक्तियों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो कैसे होगी? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से होगी। डेली आंसर लिखें, जो भी लाइब्रेरी में ऑफलाइन सेंटर में स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तो आंसर गलत होते ही कहता हूँ काटो और वापस लिखो। हालाँकि एक ही वीक हुआ है, लेकिन एक वीक में ही उनके कॉन्फिडेंस में ठीक-ठाक से मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। उनको बहुत सारी बातें ऐसे समझ में आ गई है कि इस उत्तर में ये गड़बड़ थी और वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये गड़बड़ थी। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती थोप के बताई जा रही है कि नहीं-नहीं ये गलत लिखा है। वो स्वीकार करते हैं, बताते नहीं है सिर्फ़ मॉडल आंसर की बताते हैं कि ये उत्तर ऐसे लिखा है, आपने ऐसे लिखा, अब बताओ कौन-सा बेटर है। ठीक है ना? और धीरे-धीरे तो वो इतने एक्सपर्ट बन जाएँगे कि जो मॉडल आंसर किए उससे भी बेटर आंसर लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि 5 महीने का समय बहुत होता है। 100 डेज़ डेली प्रैक्टिस इज़ नॉट मतलब कि इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये बहुत छोटी-सी बात है कि इसको अच्छा कोई नहीं, हर कोई कर सकता है। हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए ये इतनी मुश्किल है। ठीक है? ये बात हो गई डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की।
जब से शून्य स्टडी सेंटर स्टार्ट हुआ है तब से ही हमारा एम्फेसिस डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर ही रहा है। जब 3-4 टेस्ट सीरीज जो भी चलाई है, हर टेस्ट सीरीज में यही था कि डेली आंसर्स लिखने चाहिए। अब तक क्यों नहीं लिख पाए आंसर्स? क्योंकि ऑनलाइन चल रहा था सारा प्लेटफॉर्म। आज भी मैं ऑनलाइन क्वेश्चंस डालता हूँ, 5000 में से 10 बच्चे हैं जो ऑनलाइन आंसर्स लिख के भेजते हैं, ठीक है? और बाकी कोई आंसर्स लिख के नहीं भेजता है। इसका मतलब सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप नहीं होता। आंसर राइटिंग बहुत बोरिंग काम है। प्रश्न किसी ने पूछा है, आप उस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आंसर लिख ही नहीं पाते। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ आप बैठे और जहाँ आपसे आंसर्स लिखवाए जाए। इसीलिए लाइब्रेरी ओपन की गई है। अदरवाइज ये काम बोरिंग होते हुए भी आप कभी घर पर नहीं कर पाते, ठीक है ना? ऑनलाइन चल रहा है, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए क्या आप आंसर लिख रहे हैं घर पे? नहीं लिख पाएंगे, ठीक है? फिर अपना लास्ट पॉइंट आता है आंसर राइटिंग के बाद में, वीकली टेस्ट, जो बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट में क्या डिफरेंस है? कभी अपने इंडियन क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से काफ़ी फेमिलियर रहते हैं। क्रिकेट के अंदर 3 टर्म्स होती है, एक तो नेट प्रैक्टिस होती है, उसके बाद में प्रैक्टिस मैच होते हैं और फिर अपने फाइनल जो इंटरनेशनल मैच होते हैं वो होते हैं। प्रैक्टिस मैच को आप जैसे देखते हैं किसी टूर्नामेंट से पहले 2-3 होते हैं, वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच होते हैं। नेट प्रैक्टिस डेली चलती है। वो अपनी कमियों पर हमेशा काम काम करते हैं, तभी कहीं जाकर के एक इंटरनेशनल प्लेयर अच्छे बनते हैं। डेली आंसर राइटिंग क्या है? वो प्रैक्टिस है, नेट प्रैक्टिस है। जहाँ आपको कोई नहीं देख रहा, जहाँ हम मार्क्स देते ही नहीं है, वहाँ उसको आंसर या तो सही होता है या गलत होता है। इसको अच्छे से लिखना है, कैसे उस आंसर को बेस्ट बनाया जा सकता है, उसी पर काम किया जाता है, ठीक है? और वहीं जो प्रैक्टिस मैच है, प्रैक्टिस मैच के अंदर क्या है कि आपको मार्क्स का भय रहता है। जैसे टेस्ट है, आपकी रैंक पब्लिश हो रही है, आपके इतने नंबर आए हैं, इसने आपसे आगे है, इतने आपसे पीछे है, आपको 3 घंटे में काम करना है और सारा पेपर अटेंड करना है। एक प्रेशर रहता है, आपको लगता है कि आपको कोई देख रहा है, आपको कोई जो है ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उससे हटके है, इसलिए टेस्ट अपनी जगह है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी जगह है। ये 4-5 पिलर्स हैं, उन पर अपने आप को फोकस करना है, उसी को देखते हुए अपनी जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो चलाई गई है। एक टेस्ट सीरीज जीएस पेपर के लिए, मतलब कहते हैं कंप्लीट सिलेबस के लिए, जिसको सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। दूसरा वो है जिनको सिर्फ फोर्थ पेपर तैयार करना है, उनके लिए टेस्ट सीरीज है। तो दोनों के जो फीचर्स हैं वो आपके साथ में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, उससे पहले अपने आरएस मेंस में एवरेज मार्क्स की बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के एवरेज मार्क्स पूछे जाते हैं। तो देखना है कि क्या वास्तव में सब्जेक्ट का वेटेज इतना है जितना हम पढ़ रहे हैं, या फिर उतना वेटेज है ही नहीं, ठीक है ना? 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी कंसिस्टेंटली नहीं आता, कभी तो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो फिर वहाँ पर उसी उसी रेशियो में आपको समय देना चाहिए, ठीक है ना? अधिक बहुत ज़्यादा समय खराब करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक वेटेज किसका है? एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। सबसे सर्वाधिक वेटेज किसका है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें 65 के 65 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो राजस्थान का स्टेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत आसान है, लेकिन अच्छे से कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना? उसका भी इस 65 में से 25 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी बहुत अच्छे से करना है। एक ही सब्जेक्ट है और इतना स्कोरिंग है और छोटे से कंटेंट का इतना अधिक वेटेज है। जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये भी 65 मार्क्स का है, इकोनॉमिक्स भी 65 का है और हिस्ट्री भी 75 का ही है। तो इसके वेटेज में इतना फर्क नहीं है, लेकिन हम खुद से ही पूछ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितना समय अपन दे रहे हैं, किसको कितना कम दे रहे हैं। फिर एथिक्स आता है। एथिक्स का भी अपने अपने 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एथिक्स है, एथिक्स का भी कंप्लीट वही आता है। एथिक्स का कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। 20 मार्क में जो मैनेजमेंट का सिलेबस है उतना ही एथिक्स का सिलेबस है, ठीक है ना? उसको अच्छे से करना है। एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इशू क्या आता है कि ये सब्जेक्ट अपने फेमिलियर नहीं है, इसलिए जो कोई सिद्धांत है, कोई बात कही गई है उसको भूल जाते हैं, कोई बुक लिखी गई उसको भूल जाते हैं, ठीक है ना? डिस्कस नहीं कर पाते। इस वजह से भूलने की वजह से उसको कम करना है या फिर उसको बार बार रिविजन करना है। उसके लिए क्या करना चाहिए? 2-4 लोगों के साथ में बैठे हैं, जो जो आपने तथ्य वगैरह याद किए हैं, जो जो बात याद की है, जैसे एथिक्स में वेस्टर्न फिलोसोफर के बहुत सारे सिद्धांत हैं, पढ़ने में बहुत आसान है, अच्छा इसने ये कहा, इसने ये कहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तब तक भूल जाते हैं और याद रह नहीं पाते। रिवीजन के समय बहुत आसान लगता है, लेकिन बाद में याद करते टाइम, रिकॉल करते टाइम वो मुश्किल से याद आता है। इसलिए जरूरी है कि आपस में डिस्कस करें ताकि आसानी से याद हो जाए, ठीक है? एथिक्स के बाद में साइंस के 40-45 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। साइंस का सिलेबस इस बार बहुत चैलेंजिंग है। सर्वाधिक चैलेंजिंग अगर यदि मेंस में कोई है तो साइंस सब्जेक्ट है। मेरा ऐसा मानना है कि इस बार सबसे सिग्निफिकेंट रोल भी साइंस का ही रहेगा। बहुत लेंथी सिलेबस है, ठीक है ना? उसके लिए भी नोट्स प्रोवाइड अपने ग्रुप में पिछली बार ही कर दिए थे। कुछ एक केमिस्ट्री के वीडियोस भी अपलोड किए थे, ठीक है ना? और भी कोशिश करेंगे अगर यदि समय मिला तो साइंस के अंदर फिजिक्स या टेक्नोलॉजी के कोई टॉपिक्स लो आपको पढ़ाने का। साइंस साइंस के बाद में
अपने इंडियन इकोनॉमी के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमी में क्या इश्यू है, अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें और अपने नोट्स जरूर देखें। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या आपके नोट्स में से क्वेश्चन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। जिनके नोट्स हैं उनसे जाके पूछते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वो क्या कहते हैं, इनमें से क्वेश्चन आने, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से बनता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे से या राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से, क्योंकि सिलेबस पूरा इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ही है। तो जो हमारे द्वारा नोट्स आपको इकोनॉमिक्स के प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप किसी भी कोचिंग से आप कंपेयर करेंगे तो आपको कम से कम 40 से 50% का जो है वो डिफरेंस लगेगा कि इसमें इतने सारे कंटेंट नए हैं जो इसके अंदर है ही नहीं, और क्वेश्चन इन्हीं में आएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। तो आप जो समरी है एटलीस्ट वो तो पढ़ के जाएं, एग्रीकल्चर की क्या समरी है, इंडस्ट्रीज की क्या समरी है, ताकि आपको अच्छे से टेम्पलेट्स बन जाएंगे। इसका इसका क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे आंसर लिखा जाना चाहिए, और इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखा जाना चाहिए। इकोनॉमिक्स हो गया, फिर ये हिस्ट्री का वेटेज है, और सबसे कम देखें की बात करें तो अपने मिडेवल हिस्ट्री का वेटेज है। मिडेवल हिस्ट्री से 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है मिडेवल या एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन करना जरूरी है, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है। पहले जहाँ चैलेंज था कि उसको सिलेबस को कहाँ पूरा करें, अब तो हर कोई सिलेबस पूरा करके बैठा है। अब जो जितना आगे जाएगा उसके लिए सिलेक्शन उतना ही आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। ठीक है, तो अपनी जो जीएस की टेस्ट सीरीज है या फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, वो है ट्रायम्फ सेकंड। ट्रायम्फ सेकंड क्या है, ठीक है ना, इसके अंदर जीएस के टॉपिक्स को भी कंसीडर किया है और फोर्थ पेपर को भी लिया है। पूरा का पूरा शेड्यूल टेलीग्राम ग्रुप पे डाला जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। डेली शाम को 3 क्वेश्चंस, एक 2 नंबर का, एक 5 नंबर का और एक 7 नंबर का, मतलब लगभग घंटे सवा घंटे की प्रैक्टिस होती है। उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। फिर घंटे सवा घंटे का भी जो है वो अपने डिस्कशन सेशन रहता है, ऑफलाइन रहता है। ठीक है ना, तो जो भी लाइब्रेरी स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन बैठते हैं, डिस्कस करते हैं। जीएस में डिस्कस होने के बाद में इंग्लिश हिंदी के लिए डिस्कशन होता है। इंग्लिश में सुरेंद्र सर आते हैं, आंसर की सॉल्व कराते हैं, कोई क्वेरीज होती तो उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वीकली टेस्ट होता है। वीकली में 200 नंबर का तो हो गया जीएस का टेस्ट, जो अपने कंप्लीट सिलेबस है उसका, जो पेपर 1, 2, 3 में से किसी न किसी का जो अपना सिलेबस चल रहा है उस वीक में, उसका टेस्ट होगा। और बाकी एक 200 नंबर का पेपर 4 का भी टेस्ट है। हालांकि ये है तो 200 नंबर का, लेकिन इसमें समय 3 घंटे नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे पूछा गया है 50 तो विलोम शब्द है, तो 50 विलोम शब्द लिखने में कितना समय लगता है, मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट मान लें। ठीक है ना, तो नंबर तो 50 हो गए, वहीं अगर यदि 5-10 नंबर के क्वेश्चन लिखना जाए तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ये घंटे 1.5 घंटे में आराम से आप कर सकते हैं। इसमें 200 नंबर भले ही आए, लेकिन जो फोर्थ पेपर, कंप्लीट फोर्थ पेपर आता है, उसमें राइटिंग का बहुत अधिक पोर्शन होता है। उसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, ऐसे लिखना है, प्रेसी लिखना है, अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, लेटर रिपोर्ट्स वगैरह, इतना सारा जो है वो कंटेंट होता है। लेकिन यहाँ पर राइटिंग के तो 2 ही टॉपिक है, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। उसके हालांकि क्वेश्चन 3-4 होंगे, लेकिन घंटा पर राइटिंग का मान लें और आधा घंटा बाकी जो वोकैब वगैरह है उसमें लगेगा। आता है तो वोकैब ठीक है, विलोम शब्द में एक विलोम शब्द लिखने में कितना समय लगेगा। तो ये सवा घंटे 1.5 घंटे में 200 नंबर का पेपर अटेंड हो जाता है। तो ये लगभग 4 से 4.5 घंटे का जो है अपने वीकली टेस्ट होगा। और इस वीकली टेस्ट के बाद में उसका डिस्कशन करते हैं। और फिर जो आंसर की है, आंसर की भी टाइप और हैंड रिटन, पहले सबसे पहले जब स्टार्ट किया तो हैंड रिटन दे रहे थे, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हैंड रिटन दिया करें। उसके बाद में टाइप देना स्टार्ट किया, वापस हैंड रिटन स्टार्ट किया, तो कुछ कह रहे थे टाइप दो, कुछ कह रहे थे हैंड रिटन दो। अब दोनों के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। टाइप की बात करें तो टाइप क्या है कि यूजुअली क्या होता है, टाइप जो आंसर की होती है उसमें वर्ड लिमिट अपने एक्सेस हो जाती है। जैसे 15 शब्द में उत्तर लिखना है, सामान्यतः आप देखेंगे जो भी टाइप्ड आंसर की है उसमें उत्तर 40 शब्दों से, लगभग 35 से 40 शब्दों का होता है। वहां तो इतना स्पेस है नहीं, 35 शब्द पढ़े आपको क्या आइडिया लगा कि इस आंसर को कैसे लिखा जाना चाहिए, हाउ इट कैन बी ए मॉडल आंसर की। ठीक है ना, तो उसमें ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसमें वर्ड लिमिट जो एक्सेस की जाती है। फिर कोई आपको फ्लो चार्ट बनाना है, कोई डायग्राम बनाना है, वो आपको टाइप में तो कहीं से भी कोई भी डायग्राम ला करके पेस्ट किया जा सकता है। हैंड रिटन में क्या वो हाथ से बन सकता है कि नहीं बन सकता, वो आपको कैसे आइडिया लगेगा। इसके लिए हैंड रिटन के साथ साथ में टाइप्ड आंसर की भी देंगे। और हैंड रिटन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि वास्तव में आंसर कैसे लिखना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन टाइप का ये फायदा है कि अगर यदि आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहले नहीं पढ़ा है, अब अगर यदि आपने उसके बारे में 10-15 शब्द भी पढ़े हैं तो वो इनसफिशियंट रहता है थोड़ा सा। तो जो टाइप्ड आंसर की है उसके अंदर थोड़े वर्ड लिमिट्स ज्यादा, वर्ड्स ज्यादा है। तो आप आराम से अगर यदि कोई नया क्वेश्चन है तो उसको पढ़ लें। और उसके बाद में सेकंड बेनिफिट टाइप्ड आंसर की का ये है कि एग्जाम से पहले अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, हैंड रिटन पढ़ नहीं पाते, एक पीडीएफ ली है आपने, टाइप के लिए है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, आप आराम से देख सकते हैं अच्छा इसका आंसर ऐसा था, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
इसलिए शून्य स्टडी सेंटर एकमात्र अपना इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको टाइप्ड और हैंड रिटन दोनों आंसर की मिल रही है। बाकी और कहीं पर भी ये नहीं दी जा सकती। डेली भी दे रहे हैं और वीकली भी दे रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हो। ये तो हो गया मोटा मोटी की टेस्ट सीरीज चलेगी कैसे। ठीक है, अब इसके अलावा जो फीचर्स लेके उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। ये तो बता ही चुका हूँ कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। तो जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं वो फिर ऑफलाइन जो भी लाइब्रेरी में नहीं आते हैं वो तो ऑनलाइन दे सकते हैं। बाकी जो ऑफलाइन है वो टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स के लिए है। वीकली रिवीजन टेस्ट होता है। टोटल अपने इसमें 14 रिवीजन टेस्ट और 8 फुल लेंथ टेस्ट है। 8 फुल लेंथ टेस्ट मतलब कि 2 जून को अपने सारे जो अपने सेक्शनल टेस्ट है वो खत्म हो जाएंगे और एग्जाम है अपना 20 जुलाई को। तो लगभग 1.5 महीना अपने पास में सफिशिएंट है रिवीजन करने के लिए। 1.5 महीना कम नहीं होता है। अगर यदि इतना अच्छे से फ्लो इतने लंबे समय मेंटेन रह गया तो बहुत अच्छा रिवीजन हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में शॉर्ट नोट्स, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि अगर यदि लर्न करना है फैक्ट्स तो शॉर्ट नोट्स के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप ट्रिक्स बना सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आराम से याद कर सकते हैं। फिर डिटेल्ड इवेल्यूशन, हाँ इवेल्यूशन की भी बात थी। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि आपकी कॉपीज कैसे चेक होती है। तो मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो अपना पिछला टेस्ट था उसके टॉपर के जो आंसर शीट जो वो कॉपी उसके अंदर शेयर की है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चेक होती है, कहाँ कोई कमी है। ये काम पिछले 1 साल से किया जा रहा है। क्वेश्चन पेपर भी सेम टीम द्वारा बनाया जा रहा है, कॉपीज भी सेम टीम द्वारा बनाई जा रही है, चेक की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी ने उस आज से साल भर पहले कोई और कॉपी चेक कर रहा था, पहले टेस्ट में किसी ने की, दूसरे में किसी ने की, तीसरे में किसी ने की। ऐसा नहीं है, सेम ही टीम है जो पेपर सेट कर रही है, कॉपीज चेक कर रही है। उससे क्या होता है कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाता है कि वास्तव में हमें भी लग जाता है कि इसके पिछले टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस थी, अब क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो कॉपीज इवेल्यूशन भी इसी हिसाब से और बहुत अच्छे से और बहुत समय लेकर के, बहुत सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में बड़ी स्ट्रेंथ है ही नहीं। तो ऑफलाइन सेंटर है, वहाँ तो सीट्स ही 28 है और हम 28 से 29 को इंटरटेन ही नहीं कर सकते। कैपेसिटी भी नहीं है और ना अभी करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, कम ही लोगों पर ध्यान दिया जाए ताकि अच्छे से रिजल्ट निकल सके और उनका भी बेनिफिट हो सके। अब 100 जनों को बिठा देंगे तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी। इसलिए लिमिटेड लोगों के साथ में ही ये इनिशिएटिव लिया गया है और बहुत अच्छे से कंप्लीटली जो है वो सारी चीजें हो रही है। इवेल्यूशन के बाद में 1-to-1 गाइडेंस, जो भी डेली आंसर लिखता है वो डेली आकर के पूछता है उत्तर कैसा है, तो इंटरेक्शन होता है उसमें, सीधी सी बात है, पढ़ा जाता है, उसमें क्या कमी वो सारी की सारी बताते हैं। ठीक है ना, रोजाना गाइडेंस पेपर 4 की बता चुका हूँ। ऑनलाइन जो अपने टेस्ट सीरीज है वो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारी ऐप बन रही है, हालांकि बन जानी थी, उनके कुछ इशू आ गए जो ऐप डेवलपर्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस वीक तक बन जाएगी, उसके बाद में तो ऐप पर आ जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल ये व्हाट्सएप ग्रुप से ही चल रहा है। अब बात इसकी फीस की करते हैं। इसकी फीस रखी है मात्र 3,429 रुपए। 3,429। राजस्थान में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें इतनी कम फीस नहीं है। फीस कम है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि क्वालिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो भी क्वालिटी आपके सामने है, कैसे टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, इवन फोर्थ पेपर के जो विलोम सब सबसे क्लिष्ट हो वो सारे दिए जा रहे हैं। अगर यदि आपने सारे के सारे जो भी कर ली, वोकैब की तैयारी कर ली है हिंदी में, उसके बाद में हमारे क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो फिर भी आपको लगेगा कि 2-3 जो विलोम शब्द है काफी कठिन है। तो रिवीजन के अंदर भी उस क्वालिटी के ढूंढ ढूंढ के चीजें आपसे पूछी जाती है, टेस्ट लिया जाता है जो आप में वो याद करने में मुश्किल होती है, ताकि अगर यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उनके उत्तर लिख सके। दो दो आपको आंसर की हैंड रिटन और टाइप कोई कोचिंग प्रोवाइड नहीं करवाता। ठीक है, डेली इवेंट, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए गाइडेंस सेशन कहीं पर भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है ना, इतने कम रेट है लेकिन क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ये रेट इतनी ही क्यों है, ठीक है ना, इसके भी केवल दो मात्र कारण है, ताकि जो ऑफलाइन सेंटर है उसका स्टेशनरी का खर्चा, उसको एस्टेब्लिशमेंट में जो भी खर्चा लिखे वो निकल जाए। अब तक 1 साल तक जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों थी? क्योंकि हमें जगह और स्टेशनरी फ्री में मिल रही थी। भारत सेवा संस्थान का बड़ा एहसान है कि उन्होंने जगह और स्टेशनरी दी, लेकिन वहाँ कुछ इश्यूज थे। इश्यूज ये थे कि हम टेस्ट सीरीज अपने अकॉर्डिंग नहीं करवा पा रहे थे। जो भारत सेवा संस्थान को सुटेबल शेड्यूल था उतना ही हो पा रहा था। संडे को ही टेस्ट नहीं ले पा रहे थे, क्या तो कह रहे सैटरडे ले को या फिर मंडे को ले लो। फिर डेली आंसर राइटिंग वाला उन्होंने मना ही कर दिया। बच्चों से डिस्कशन करना भी कोई इतना आसान नहीं था वहाँ पर, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट कुछ अलग था। इसलिए आवश्यकता महसूस हुई कि अपना एक सेंटर खोला जाए, भारत सेवा संस्थान के पास में ही है, तो आप आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और बहुत ही मिनिमम रेट पर बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अपने कंप्लीट पेपर का, सिलेबस का। अब बात कर लेते हैं पेपर 4 की। उस टेस्ट सीरीज का नाम है ACE2। इसकी फीस है 2029 कंप्लीट, जैसे मैंने अभी बताया। 3 पार्ट है ग्रामर के, वोकैब, ग्रामर और रिटन कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों का हर एक का एक हिंदी का टॉपिक, एक इंग्लिश का, एक हिंदी एक इंग्लिश और एक हिंदी एक इंग्लिश। उसके बाद में जो टॉपिक लिया वो 2 वीक तक चलता है।
ठीक है ना। और 6 दिन बाद वीकली रिवीजन टेस्ट और 4 टेस्ट के बाद में मंथली रिवीजन टेस्ट। अगर यदि टेस्ट सीरीज ही आपने ज्वाइन कर ली तो हिंदी इंग्लिश के लिए तो कहीं भागने की आवश्यकता ही नहीं है। रोजाना 1 घंटा शाम को लिखते रहें, वीकली टेस्ट देते रहें, आपका फोर्थ पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। बस इसी कंटेंट को रिवाइज कर लेंगे। मैं तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, जो भी ऑफ डेली आंसर्स लिख रहे हैं, पिछले वीक आर्टिकल का हमारे टॉपिक था डेली आंसर राइटिंग में। आर्टिकल्स में डेली 20 आर्टिकल्स की जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे थे। एक वीक में हो गए थे 120। 50 का वीकली टेस्ट था, 170 आर्टिकल्स की प्रैक्टिस हुई। कोई भी आरएस की तैयारी करने वाला जो लाइब्रेरी स्टूडेंट नहीं है, उसने 170 आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं हुई है, प्रैक्टिस के साथ में शाम को सुरेंद्र सर के द्वारा डेली उनके आंसर की का सॉल्व करवाया जाता था। तो कोई ना कोई बात आपको सुनने सीखने को मिलती है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। आप बेस्ट से बेस्ट बुक लेके आ जाए, आप ग्रामर सीखने में गलती करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पार्ट है, आपको रेगुलर इसकी प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी एग्जाम जस्ट पास में ही है, तो अभी जो भी बातें आप सीख रहे हैं वो याद रहेगी। आज से 1 डेढ़ साल पहले ग्रामर का जो भी बात आपने सीखी है, अगर यदि उसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की तो हम भूल जाते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। ठीक है ना। इंग्लिश में ज्यादा भूलते हैं क्योंकि हमारे व्यवहार में ये भाषा है नहीं। ठीक है ना। इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत है। अनसीन पैसेज की 6 दिन प्रैक्टिस हुई, 6 पैसेज सॉल्व किए। अब तो और भी ज्यादा करेंगे क्योंकि अपन ने डबल कर लिया उसको। रोजाना एक हिंदी का और इंग्लिश का चलेगा। तो 12 पैसेज अगर यदि आप सॉल्व करते तो बहुत होते हैं। कौन करेगा 12 पैसेज सॉल्व? कोई नहीं करेगा। आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपके पास में फुल कॉन्फिडेंस रहेगा कि पैसेज तो किए हुए हैं खूब सारे, ये भी आसानी से कर लेंगे। बस वही खेल है, जितना जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो आराम से निकल जाएगा। इसकी भी फीस सबसे मिनिमम ही है। इस रेट पर कहीं पर भी पेपर 4 की टेस्ट सीरीज नहीं चल रही। इतनी एक्सटेंसिव डेली इतने सारे क्वेश्चन, उनके आंसर्स कहीं पर नहीं है। ठीक है। ये तो होगी अपने दोनों टेस्ट सीरीज की बात। अब लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। तो जो लाइब्रेरी हालांकि बता चुका हूँ, अपना लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 29 सीट्स हैं। ठीक है ना। और डेली सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपने ओपन रहती है लाइब्रेरी। इस टाइम पर अगर यदि आप 4 से 5 महीने लाइब्रेरी आके बैठ गए तो आपको आरएस मेंस के सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इतना टाइम सफिशिएंट है, इतनी प्रैक्टिस इतने तरीके से करवाई जा रही है कि और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल रही है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ वीकली टेस्ट हो रहा है। पेपर 4 की अलग से टेस्ट आपके जो है वो तैयारी हो रही है। पेपर 4 आपको अलग से डिस्कस करवाने के लिए भी टीचर्स आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी कुछ जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है ना। नहीं तो क्या लाइब्रेरी कहीं और ज्वाइन कर रखी है, टेस्ट सीरीज देने कहीं और जा रहे हैं, पेपर 4 के लिए कहीं और जा रहे हैं, नोट्स के लिए कहीं और भागना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें एक ही जगह पर, बेसिकली तैयारी में एनवायरनमेंट सर्वाधिक मैटर करता है। तो बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही सारी चीजें एक जगह पर उपलब्ध करवाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये सारी बातें हो गई। टेस्ट सीरीज की बात की, दोनों टेस्ट सीरीज की बात की, फिर लाइब्रेरी की बात है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन करें। ठीक है ना। एक सिर्फ आरएस मेंस के स्टूडेंट्स के लिए है और किसी के लिए है भी नहीं। हमें मेहनती बच्चे चाहिए। ठीक है ना। जो मेहनत कर सके, डिटरमाइन कर दे। यहाँ कोई माहौल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आकर के बैठे अपनी मेहनत करें। जो टारगेट है शाम तक आपको याद होना चाहिए और वो मैं इंडिविजुअली पूछता हूँ और बच्चे से कि आपको याद है कि नहीं है। अगर यदि वो 15-20 मतलब कि 5 महीने तक कंप्लीट सारी चीजें डेली टू डेली याद करके वीकली टेस्ट दे देता है, अगर यदि आपको याद है तो आंसर राइटिंग इंप्रूव कराने की मेरी जिम्मेदारी। और याद भी तभी होगा जब यहाँ आकर के बैठोगे। और मैं इंडिविजुअली सबको पूछता हूँ क्या आपको याद है या नहीं है। तो इस तरीके से अपनी सारी चीजें अरेंज की है। नई चीज थी, बहुत सारी क्वेरीज थी, इसके लिए वीडियो बनाना जरूरी था। फिर भी कोई क्वेरी है तो जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो ऑफलाइन सेंटर है जोधपुर में, उसे आप विजिट करके देख सकते हैं। नया सेंटर है, किसी भी नई जगह पर बैठते हैं, एडजस्ट होने में 5 से 7 दिन तो लगता है। आप 5 महीने जल्दी से ज्वाइन करें, 4-5 दिन तो एडजस्ट होने में लगेगा। उसके बाद में अपने जो फुल स्पीड के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है। थैंक यू। और भी कोई क्वेरी होगी तो जरूर आपसे यूट्यूब के माध्यम से मिला जाएगा। ओके, धन्यवाद।